शाम ढलने को थी जब साइमा ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आई, तो उसके हाथों में शॉपिंग के कई बैग्स थे और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी, जैसे कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। अंदर ड्राइंग रूम में बैठे उसके शौहर फवाद ने उसे देखा तो माथे पर बल पड़ गया। ये सब क्या है साइमा, आज फिर शॉपिंग करने निकल गई थी? फवाद ने सख्त लहजे में कहा, मगर साइमा तो अपनी खुशी में ही डूबी हुई थी। उसने बैग्स मेज़ पर रखे और मुस्कुराते हुए बोली, अरे फवाद, तुम सोच भी नहीं सकते, आज तो इतनी शानदार सेल लगी थी कि क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था। कल फरा आंटी ने पार्टी में बताया था, इतनी ज़बरदस्त ड्रेसेस और ब्रांड्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स आधी कीमत में मिल रहे थे कि मैं रुक ही नहीं सकी। ये देखो साड़ी बिल्कुल आधी कीमत पर मिली, और ये मेकअप आइटम्स इतने बेहतरीन ऑफर्स पर थे कि इनकार करना मुश्किल था। साइमा की बातें सुनकर फवाद ने सर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, ये फजूल खर्ची कब ख़त्म होगी तुम्हारी? पहले भी समझाया है कि इन फजूल चीज़ों पर पैसे मत बहाया करो, मगर तुम्हें परवाह ही नहीं। अब तो ये तुम्हारी आदत बनती जा रही है। शौहर की डांट सुनकर साइमा की खुशी कुछ कम हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन फवाद, हर पार्टी में मेरी सहेलियाँ इतने कीमती कपड़े और ज्वेलरी पहनती हैं, सबकी नज़र उन्हीं पर रहती है, तारीफ़ें भी उन्हीं की होती हैं। मुझे भी तो शौक़ है कुछ अच्छा पहनने का। डायमंड ज्वेलरी नहीं खरीदती, कम से कम कपड़े तो ले सकती हो ना? साइमा की बात पर फवाद और बरहम हो गया, क्योंकि आप सहेलियों की देखा देखी में घर का सारा बजट खराब कर दोगी। बच्चों की पढ़ाई और घर के अखराजात का क्या होगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी बढ़ गई है? ये तुम्हारी फजूल खर्ची हमें कंगाल करके छोड़ेगी। ये सुनकर साइमा गुस्से से बोली, तो क्या अब मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ भी ना खरीद सकूं? अभी ये बहस जारी ही थी कि साइमा का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उसके वाले सईद अहमद की आवाज़ आई। हेलो साइमा बेटी। जी अबू, आप कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? साइमा ने परेशानी से पूछा। वालिद ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटी तबीयत कहाँ ठीक रहती है, कई दिनों से सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ, मगर अकेला जाने की हिम्मत ही नहीं होती। साइमा का दिल दहल गया। पिछले साल उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और कोई भाई भी नहीं था जो वालिद की देखभाल करता। उसने जल्दी से कहा, अबू आप फिक्र ना करें, चचा के बेटे आरिफ को कहें वो साथ ले जाएगा, आखिर अपने ही तो हैं, मैं भी उसे फ़ोन कर देती हूँ। मगर वालिद ने खांसते हुए जवाब दिया, बेटी आरिफ तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ सैर पर गया हुआ है, वो घर पर नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सुनकर साइमा का दिल बैठ गया। उसने वालिद को तसल्ली देते हुए कहा, अबू आप परेशान ना हो, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करती हूँ, आप बस आराम करें। फ़ोन बंद करते ही साइमा के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने फवाद की तरफ देखा और कहा, अबू की तबीयत ठीक नहीं है और चचा के घर पर भी कोई नहीं जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। मुझे लगता है हमें उन्हें अपने पास ले आना चाहिए। गाँव में वो बिल्कुल अकेले हैं। साइमा परेशान थी। फवाद कुछ देर खामोश रहा, मगर अंदर ही अंदर सोचों में डूबा हुआ था। अब एक और खर्चा। उसने झंझलाहट के साथ कहा, देखो साइमा, मौसम ही ऐसा है, हल्की फुल्की तबीयत ख़राब होना तो आम बात है। ऊपर से शहर का पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अगर अब्बू यहाँ आएंगे तो उनकी सेहत और भी ख़राब हो सकती है। और वैसे भी उन्हें गांव का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें क्यों ज़बरदस्ती तकलीफ़ दें? बेहतर यही है कि वो गांव में ही रहे। साइमा ये सुनकर खामोश तो हो गई, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। अब्बू की तबीयत के बारे में सोचकर वो बार बार परेशान हो रही थी, और ये बात फवाद से छुपी नहीं थी। कुछ देर बाद फवाद ने कहा, साइमा ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारे अब्बू की फ़िक्र नहीं। मुझे पता है तुम उनके लिए परेशान हो, लेकिन बुढ़ापे में ये सब चलता रहता है। तुम बस फ़ोन पर उनका हाल अहवाल पूछती रहो। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो चंद दिन के लिए गांव चली जाना। ये सुनकर साइमा ने आहिस्तगी से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, शहर का माहौल उनके लिए ठीक भी ना हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं गांव जाकर उन्हें दवाई दिला दूंगी। 2 दिन गुजर गए। साइमा जब भी अब्बू को फ़ोन करती, उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा कमज़ोर और थकी हुई लगती। तीसरे दिन सुबह सुबह उसने फ़ोन किया, अब्बू अब तबीयत कैसी है? अब्बू ने धीरे से कहा, बेटी अब भी वही हाल है, दवा से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। सोच रहा हूँ किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूँ, मगर अकेला जाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम दोनों आ जाओ तो बेहतर होगा। ये सुनकर साइमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अबू आप फिक्र ना करें, मैं अभी कुछ इंतज़ाम करती हूँ। फ़ोन बंद करने के बाद वो फ़ौरन फवाद के पास गई और कहा, अब्बू की तबीयत में कोई बेहतरी नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम गाँव जाएं और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलें। मुझे लगता है हमें जाना होगा। फवाद सोच में पड़ गया, लेकिन चेहरे पर झुंझलाहट साफ नज़र आ रही थी। साइमा, मैं तुम्हारी फ़िक्र समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है। दफ्तर का काम बहुत ज़्यादा है। अब्बू से कहो वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अब तो गांव में भी अच्छे खासे डॉक्टर मिल जाते हैं, उन्हें वहीं पर इलाज कराने दो। ये सुनकर साइमा खामोश हो गई। साइमा भारी दिल के साथ किचन में जाकर काम करने लगी। उसके किचन में जाने के बाद फवाद ने झुंझलाहट से अखबार मेज़ पर पटक दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, बस हद हो गई है। इसके अब्बू तो रोज़ ही बीमार रहते हैं, हर दूसरे दिन फ़ोन करके बुला लेते हैं। क्या हमारे पास इतना फारिग वक्त है कि बार बार गांव जाकर
उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर तबीयत ख़राब है तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते डॉक्टर के पास, हर बार हमें ही क्यों परेशान करते हैं। वो झुंझला रहा था। कभी साइमा कहती है अबू को शहर ले आए, कभी कहती है गाँव चलें। भाई अगर वो बीमार है तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने ठेका ले रखा है उसके अब्बा जी का? कुछ देर बाद नाश्ता करके फवाद दफ्तर के लिए निकल गया। नाश्ता करने के बाद साइमा ने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने शुरू कर दिए। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। साइमा ने हाथ पूछी और दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी किराएदार निदा खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें बेसन के लड्डू रखे थे। भाभी जी आज मैंने लड्डू बनाए हैं, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा। साइमा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर प्लेट ली और शुक्रिया अदा किया, लेकिन चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। निदा ने फ़ौरन महसूस किया और पूछा, भाभी जी खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। साइमा ने आप भरते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनकर निदा थोड़ी फिक्रमंद हुई। उन्हें क्या हुआ है? साइमा ने कहा, शुगर के मरीज तो पहले से हैं, अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है। मैंने फवाद से कहा था कि चलकर अब्बू को डॉक्टर को दिखा आते हैं, मगर उनके पास वक्त ही नहीं। निदा ने हमदर्दी से कहा, भाभी जी फिर तो आप बहुत फिक्रमंद होंगी। इतने में निदा का शौहर वकास बाजार से वापस आया। उसे देखते ही निदा ने कहा, अरे वकास, आप सही वक्त पर आ गए। देखें ना भाभी जी कितनी परेशान है। इनके अबू की तबीयत बहुत ख़राब है और फवाद भाई के पास वक्त नहीं है जाने का। वकास ने बात सुनी और फ़ौरन बोला, तो इसमें परेशानी की क्या बात है निदा, तुम भाभी के साथ चली जाओ, मैं आप दोनों को गाड़ी से गाँव छोड़ देता हूँ। ये सुनकर साइमा हैरान हुई और झिझकते हुए बोली, अरे नहीं आप इतनी तकलीफ़ ना करें। वकास ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी जी इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? अब्बू जी वहाँ अकेले परेशान होगी, आपको उन्हें फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम सब एक ही मोहल्ले और फैमिली की तरह हैं। अगर हम एक दूसरे के काम भी ना आए तो फिर कौन आएगा? निदा ने भी प्यार से कहा, जी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। वकास हमें गाड़ी से छोड़ देगा। साइमा ने दिल ही दिल में सुकून महसूस किया और वकास का शुक्रिया अदा किया। वकास ने फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाई और कहा, चलिए भाभी जी, देर करना ठीक नहीं होगा। साइमा ने अपना दुपट्टा उठाया और उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती। गाड़ी में बैठी साइमा सोच रही थी कि वाकई ये अल्लाह ताला की रहमत है। गांव पहुंचकर वकास ने साइमा के वाले सईद अहमद को गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास से किया। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद साइमा 2 दिन के लिए अब्बू के पास ही रुक गई। जाते वक्त वकास और निदा ने कहा, भाभी जी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें फ़ौरन बताइएगा, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। तीसरे दिन साइमा शहर वापस आई तो शाम के 7 बज रहे थे। वो थकी मांदी अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। फवाद ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। उसने रस्मी अंदाज में पूछा, तो अब अबू की तबीयत कैसी है? साइमा ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, अब बेहतर है, शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया था। ऊपर से वो खाने में एहतियात भी नहीं करते। पिछले कई दिनों से केस के सिलसिले में अदालत के चक्कर लगाते रहे, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा। इसी वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन एक बात अच्छी हुई, बरसों से जो ज़मीन का केस चल रहा था आखिरकार उसका फैसला अब्बू के हक में आया है। ये सुनते ही फवाद चौंक गया। कौन सा केस? साइमा ने कहा, वही ज़मीन का केस जो हाईवे के साथ वाली ज़मीन पर था, कई सालों से चल रहा था। आखिरकार अब्बू ने वो जीत लिया। फवाद के हाथ से चाय का कप गिरने ही वाला था। वो हैरानी से बोला, क्या वही हाईवे के साथ वाली ज़मीन? साइमा ने आम से लहजे में कहा, हाँ वही। फवाद की आंखें फैल गईं। अरे उसकी कीमत तो करोड़ों रुपए में है। साइमा ने कहा, जी तकरीबन 5 करोड़ तक पहुंच गई है। अबू इसे बेचने का सोच रहे हैं। ये सुनकर फवाद के दिल में जैसे खजाने की चाबी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक अनोखा जोश और खुशी झलकने लगी। वो बोला, वाह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या उन्होंने बताया कि वो इतने पैसों का क्या करेंगे? साइमा ने कहा, नहीं अभी तो कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी जब सेहत साथ ना दे तो पैसे का क्या फ़ायदा। फवाद ने संजीदा होने का ढोंग रचाते हुए कहा, ये तो ठीक है, ऐसे बड़े फैसले सोच समझ कर करने चाहिए, आखिर ये उनकी मेहनत की कमाई है। लेकिन अंदर ही अंदर फवाद के दिल में तूफान मच गया था। वो आम सा दिखा रहा था मगर सोच रहा था, कहीं साइमा के चचा ज़ाद आरिफ अब्बू को अपने हक में करके ये ज़मीन ना हथिया ले। आखिरकार साइमा तो अपने अब्बू की इकलौती बेटी है और इस ज़मीन पर हमारा ही हक बनता है। रात को जब साइमा किचन के काम करके कमरे में आई तो फवाद लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। साइमा ने देखा कि उसका ध्यान स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं था। साइमा ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, क्या सोचों में खोए हुए हैं? लैपटॉप का काम ख़त्म हो गया तो इसे बंद करें और सो जाएं। फवाद ने संजीदगी से कहा, साइमा तुम्हारे अब्बू की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें गांव में अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं होगा? आखिर वो हमारे बड़े हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। साइमा ने हल्का सा तंज करते हुए कहा, मैंने तो पहले भी कहा था कि चल कर उनसे मिलते हैं,
लेकिन आपको तो दफ्तर का काम ज़्यादा ज़रूरी लगता है। फवाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। साइमा, तुम्हारे वालिद की हालत बहुत ख़राब है। अब सोचता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखभाल कर सकेंगे। फवाद की बात सुनकर साइमा तो जब में पड़ के बोली, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। शहर में तो इतना आलूदा माहौल है कि सेहतमंद आदमी भी बीमार पड़ जाए। और फिर उनका दिल भी यहाँ लगेगा या नहीं, कौन जाने। 2-3 दिन बाद कज़न तो आ ही जाएगा, फिर वो लोग उनका ख्याल रख लेंगे। फवाद फ़ौरन बोला, साइमा तुम भी अजीब बात करती हो। आजकल हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। अगर खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो ज़िम्मेदार कौन होगा? हम क्यों दूसरों पर इन्हिसार करें? मैं कहता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं। साइमा को फवाद की बात में वज़न लगा और सोच कर बोली, जी आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ रहेंगे तो हमारी आंखों के सामने होंगे और हम उनकी हर तरह से देखभाल कर सकेंगे। फवाद ने बात आगे बढ़ाई, कल ही आप उन्हें फ़ोन करके बता देना कि हम इतवार को लेने आ रहे हैं। अगली सुबह जब साइमा की आंख खुली तो देखा कि फवाद पहले ही तैयार बैठा था। ये देखकर वो हैरान रह गई और बोली, अरे आज दफ्तर जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो के? फवाद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं साइमा, आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। मैंने छुट्टी ले ली है। साइमा और भी हैरान हुई, छुट्टी क्यों? कोई ख़ास बात है क्या? फवाद ने संजीदगी से कहा, हाँ साइमा, हम आज ही गांव जा रहे हैं अब्बा को लेने। साइमा ने चौंक कर कहा, लेकिन हमने तो इतवार को जाने का सोचा था, आज अचानक क्यों? फवाद बोला, जितना जल्दी इतना बेहतर। उनकी सेहत का सवाल है, इस मामले में कोई देर या गुताही नहीं कर सकता। और साइमा तुम जानती हो तुम्हारे कज़न कितने चालाक हैं। वो बड़ी आसानी से अब्बा को बहला फुसला कर ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं और हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। साइमा ने कुछ देर सोच कर कहा, जी ठीक है, कज़न पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फवाद ने कहा, तो फिर अभी फ़ोन करके बता दो कि हम आज ही आ रहे हैं। साइमा ने फ़ौरन अपने वालिद सईद साहब को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने हैरत से कहा, बेटी क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूँ। साइमा ने परेशान होकर कहा, अब आप समझ क्यों नहीं रहे? शहर में हमारे साथ रहेंगे तो हम आपकी अच्छी तरह देखभाल कर सकेंगे। इतने में फवाद ने फ़ोन हाथ में लेकर बावकार लहजे में कहा, अब्बा जी अब कोई दलील नहीं सुनूंगा, आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, फैसला हो चुका है। सईद साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा कितना ख्याल रखते हो मेरा, लेकिन सच तो ये है कि मुझे यहीं सुकून मिलता है। यहाँ की मिट्टी और माहौल मुझे अपना सा लगता है। फवाद ने जज्बाती लहजे में कहा, अब्बा जी आप नहीं जानते कि यहाँ साइमा और मुझे आपकी कितनी फ़िक्र है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को तसल्ली होगी। साइमा आपकी इकलौती बेटी है, उसका फ़र्ज़ है कि आपका ख्याल रखिए। और आप ही बताएं, अगर आपकी जगह मेरे वालिद होते तो क्या मैं उनके लिए यही सब ना करता? फवाद की बातों के सामने सईद साहब मान गए और शाम को वो दोनों ने साथ लेकर शहर वापस आए। घर पहुंचते ही फवाद ने गाड़ी रोकी और कहा, साइमा तुम गेट खोलो, मैं अब्बा जी को बाहर निकालने में मदद करता हूँ। साइमा ने दरवाज़ा खटखटाया तो किराएदार निदा की आवाज़ आई, भाभी आ गई। इतने में फवाद ने सईद साहब का हाथ थाम कर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। निदा ने जल्दी से गेट खोला और सईद साहब को देखकर अदब से हाल अहवाल पूछा। फिर वो साइमा से बोली, ये तो बहुत अच्छा किया आपने भाभी कि अंकल को यहीं ले आए। सईद साहब के आने से घर का माहौल खुशगवार हो गया। साइमा सुबह उनके लिए नाश्ता तैयार करती और शाम को फवाद दफ्तर से आकर उनके साथ वक्त गुजारता। सईद साहब भी मुतमईन और खुश थे। एक शाम सब लोग चाय पी रहे थे कि फवाद ने आहिस्ता से बात शुरू की, अब्बा जी सच कहूँ तो आपके यहाँ आने के बाद घर में एक अलग ही रौनक आ गई। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। बस मेरे घर में किसी बड़े की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बस एक बात है जो कभी कभी परेशान करती है। सईद साहब चौंक कर बोले, क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? फवाद ने हल्की आह भरते हुए कहा, जी अब्बा सब ठीक है। बस ये घर आजकल के ज़माने के हिसाब से थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चे जब अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो उन्हें इस घर में लाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। सईद साहब हैरान हो गए, ऐसा क्यों बेटा, घर तो ठीक है। फवाद ने नरमी से कहा, जी अब्बा, लेकिन उनके दोस्तों के घर बड़े और जदीद हैं, तो मुकाबले में ये घर थोड़ा आम सा लगता है ना। अगर घर किसी अच्छी सोसाइटी में होता और थोड़ा सा मॉडर्न होता तो बात ही कुछ और होती। आप तो जानते हैं आजकल प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अच्छे इलाके में बड़ा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए। सईद साहब ने सर हिलाकर कहा, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। वाकई आज के ज़माने में हर चीज़ का खर्च बढ़ गया है। नया घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अब अपने अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ कैसे होगा समझ नहीं आता। सईद साहब फवाद की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जो भी मदद चाहिए तो मुझे बताओ। ये बात सुनकर फवाद की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी खुशी पर काबू पाते हुए वो उदास लहजे में बोला, अब बात इतनी आसान नहीं है। ये करोड़ों का मामला है बेटा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो?
मेरे पास जो कुछ है वो आखिर तुम्हारा ही तो है। गाँव की ज़मीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वो सब तुम और साइमा के लिए है। इस ज़मीन को बेच कर लगा देते हैं। ये सुनकर फवाद ने अपनी खुशी छुपाते हुए साइमा की तरफ देखा और कहा, अब्बा अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्द ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से फवाद और साइमा ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटियों में नए घर देखने की कोशिश शुरू कर दी। वो बड़े बड़े फ्लैट्स और शानदार घर देखने गए। आखिरकार उन्हें एक बड़ा शानदार मकान पसंद आ गया। एक दो दिन में सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोच कर फवाद और साइमा बहुत खुश थे। शुरू शुरू में तो साइमा और फवाद सही साहब का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनकी सेहत के मामले में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। एक दिन सही साहब आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। साइमा किचन से बाहर आई और बोली, क्या अब्बा आपने दवा वक्त पर नहीं खाई क्या? सही साहब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटी, दवा ख़त्म हो गई है। मैंने फवाद से कहा था लेकिन शायद वो लाना भूल गया। इतने में फवाद अंदर से बाहर आया और बात सुनकर कहने लगा, अरे अब्बा माफ़ करना, मैं दवा लाना भूल गया। दफ्तर का काम इतना था कि ख्याल ही नहीं रहा। सईद साहब ने हल्की खांसी के साथ कहा, ठीक है बेटा, दवा बाद में लाना, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो एक बार देख लेगा तो सही दवा लिख देगा। लेकिन फवाद ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, अब्बा अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है, हमें बैंक जाना है। नए मकान की डील पक्की करने के लिए जो एडवांस रकम देनी है उसके लिए एफडी तोड़नी पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, शाम तक मैं दवा ले आऊँगा। सही साहब ने थकी आवाज़ में कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर साइमा ने जल्दी से कहा, अब्बा हमें बैंक में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप थोड़ा आराम करें, हम जल्दी आ जाएंगे। फवाद ने गाड़ी स्टार्ट की और साइमा के साथ बैंक के लिए निकल गया। सईद साहब अकेले खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेटे रहे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सईद साहब के खांसने की आवाज़ सुनकर निदा बाहर निकली और सीढ़ियों से उतर कर नीचे चली आई। सईद साहब की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई और बोली, अंकल आपकी हालत तो ज़्यादा ख़राब लग रही है, भाई और भाभी कहाँ पर हैं? तो सईद साहब बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए, बैंक गए हैं किसी काम से बेटा। निदा ने फ़ौरन अपने शौहर को बुलाया, वकास अंकल की हालत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सईद साहब ने मुखालफत की, नहीं बेटी परेशान मत हो, फवाद और साइमा आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। आपका इन्हेलर कहाँ है? वो लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। निदा ने कहा तो सईद साहब बोले, बेटी वो तो ख़त्म हो गया है, फवाद को कहा था मगर वो लाना भूल गया। निदा ने वकास को फ़ोन करके कहा तो वकास आते हुए सईद साहब का इन्हेलर ले आया। थोड़ी देर में ही उन्हें खांसी में राहत मिली तो वकास बोला, अंकल डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसी हालत में सिर्फ इन्हेलर से काम नहीं चलेगा। सईद साहब ने झिझकते हुए कहा, बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, फवाद और साइमा आते ही होंगे, वो खुद मुझे ले जाएंगे। अंकल आप हमें गैर क्यों समझते हैं, हम भी तो आपके ही बच्चों जैसे हैं। कहते हुए वकास ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। सईद साहब ने निदा और वकास को ढेरों दुआएं दी। बेटी दामाद के घर रहते हुए सईद साहब का हर दिन पहले जैसा ही कट रहा था, बगैर देखभाल, बगैर सहारा। फवाद और साइमा अपनी दुनिया में मगन थे। जब भी सईद साहब किसी काम के लिए फवाद को कहते तो वो हमेशा टाल देता, अब्बा अभी वक्त नहीं है, कल दफ्तर से आते हुए ले आऊँगा। ये जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब सईद साहब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। साइमा भी अब उनके लिए लापरवाह हो चुकी थी। वो या तो पार्टी में रहती या शॉपिंग में। घर पर होती तो फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती। आज सुबह के 11 बज रहे थे। यूँ तो साइमा फवाद के जाने के बाद अपने अब्बा को नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज वो अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। सईद साहब ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज़ दी, साइमा बेटी नाश्ता दे दो। साइमा अंदर फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। तुझे पता है हमने जो घर लिया है वो कितना शानदार है, एक एक चीज़ मेरी पसंद की है। पार्टी पर जितनी भी ख़वातीन अपने आप को हाई सोसाइटी की समझती हैं, सब की सब मेरा घर देखकर जल भुन जाएंगी। सईद साहब ने फिर आवाज़ लगाई, बेटी सुन रही हो? लेकिन साइमा की बातों में वो आवाज़ कहीं दब गई। सईद साहब बाहर आंगन में ही थे, इसलिए उनकी आवाज़ ऊपर तक जा रही थी। निदा उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आई, सलाम अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया? नहीं बेटी, मैं साइमा को कह रहा था शायद वो मसरूफ़ है। निदा ने अपनी किचन से प्लेट में नाश्ता निकाला और सईद साहब के पास ले आई। अंकल अब आप ये खाइए, और आपकी दवा कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर होगी, ला दोगी तो ले लूँगा। निदा ने फ़ौरन दवा ला कर दी और पानी का गिलास थमा दिया। सईद साहब ने जज्बाती होकर कहा, बेटी तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। अक्सर वकास भी सईद साहब के पास थोड़ी देर आकर बैठ जाता और उनका हाल अहवाल पूछ लेता। अब तो दवा ख़त्म होने पर सईद साहब वकास को ही फ़ोन करके दवा मंगवा लिया करते थे, और वकास के इनकार के बावजूद भी उसके हाथ में दवा के पैसे ज़बरदस्ती थमा देते।
दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। फवाद और साइमा अपने अपने ख्वाबों के घर में शिफ्ट होने के लिए बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन भी करीब आ रहा था और दोनों बेहद पुरजोश थे। एक शाम जब फवाद ऑफिस से घर लौटा तो साइमा ने खुशी से झूमते हुए कहा, अच्छा सुनिए, अब हम अपने घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक शानदार सी गाड़ी भी लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदेह और खूबसूरत होना चाहिए? हमारे रिश्तेदार, आपके दोस्त और मेरी सहेलियाँ, सब लोग घर देखने आएंगे तो सब अच्छा लगना चाहिए ना। फवाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो है साइमा। वैसे आपके अब्बू को जो 5 करोड़ मिलने वाले हैं उनमें से हम तो सिर्फ 3 करोड़ का घर खरीद रहे हैं। बाकी पैसे तो अभी बच रहे हैं। इन पैसों से हम बहुत आरामदेह फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। साइमा ने खुशी खुशी हामी भर ली। वैसे भी अबू इस उम्र में क्या करेंगे इतने पैसों का, और क्या, उन्हें तो बस घर में आराम करना है, हम सब संभालेंगे। उधर कई दिनों से सईद साहब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका दिल भारी महसूस हो रहा था और सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री का काम होना था। साइमा और फवाद दोनों बहुत पुरजोश थे। फवाद ने सईद साहब से कहा, अब्बू जल्दी कीजिए, आज ज़मीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। सईद साहब ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल भारी सा है और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये सुनकर फवाद के दिल में एक गुस्सा सा आया, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, अबू आज जाना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़मीन की रजिस्ट्री की तारीख आगे के लिए टल जाएगी। और जब तक ज़मीन की रजिस्ट्री करवा के पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे? साइमा ने भी कहा, हाँ अबू आज जाना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठ कर ही तो जाना है। आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सईद साहब ने दुख से कहा, बेटी मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब तो मुझे उठने तक की हिम्मत नहीं है। फिर भी फवाद और साइमा ने अपनी ज़िद पकड़ी और सईद साहब को गाड़ी में बिठा लिया। वो दोनों कचहरी के लिए निकले, ये कहकर कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन वक्त बढ़ता गया और वो दोनों वापस नहीं आए। सईद साहब का दम घुट रहा था। उन्होंने एक दोबारा फ़ोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सईद साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे हौसला जमा किया और वकास को फ़ोन कर दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, वकास बेटा, मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया है, मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आओ। कानों में ये अल्फाज गूंजते ही वकास की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभर गई। उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया और बगैर वक्त ज़ाय किए ऑफिस से निकल पड़ा और सईद साहब ने जो जगह बताई थी वहीं पर पहुंच गया। सईद साहब की हालत वाकई बहुत ख़राब हो चुकी थी। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। उधर जब फवाद और साइमा सईद साहब को लेने के लिए बाहर आए तो ये देखकर हैरान रह गया कि सईद साहब गाड़ी में मौजूद नहीं थे। उन्होंने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन भी बंद आ रहा था। दोनों पसीने में शराबोर हो गए। वालिद की फ़िक्र से ज़्यादा उन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि अगर आज पैसे हाथ में नहीं आए तो नए मकान की रजिस्ट्री और वहाँ शिफ्ट होने में मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी। उसी वक्त फवाद के पास वकास का फ़ोन आया और सारी बात बताते हुए उसे फ़ौरन हॉस्पिटल आने को कहा। ये सुनकर फवाद गुस्से में बिफर गया और चीख कर बोला, वकास आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अब्बू को हॉस्पिटल ले जाकर हीरो बनना चाहते हो क्या? वकास बोला, लेकिन अंकल की हालत इतनी ख़राब थी कि एक पल की भी ताख़ीर जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज़्यादा रजिस्ट्री की फ़िक्र है? फवाद अब तैश में आ चुका था। हाँ फ़िक्र है, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारा काम बिगड़ गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इधर चेकअप के बाद जो बात सामने आई उसे सुनकर वकास हैरान रह गया। सईद साहब को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर ज़रा सी भी तखीर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद सईद साहब हॉस्पिटल से घर लौट आए। अब उनकी हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल में रहे वकास ने उनकी देखभाल की, क्योंकि फवाद तो कोर्ट और कचहरी के चक्रों से फारिग ही नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि सईद साहब को मुकम्मल आराम और देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन साइमा और फवाद के लिए ये सब सिर्फ सुनने की बातें थीं। उनके दिमाग में सिर्फ उनका नया मकान, उससे जुड़े काम ही घूम रहे थे। सईद साहब के घर आने के बाद वकास और निदा ने फैसला किया कि अब वो कोई और मकान किराए पर लेकर वहाँ से अलग हो जाएंगे। फवाद को रजिस्ट्री की तारीख आगे करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो हर वक्त चिड़चिड़ा और नाराज़ रहता। एक दिन जब रजिस्ट्री की नई तारीख तय होगी तो फवाद ने कहा, अबू अब हर हाल में ये काम ख़त्म होना चाहिए, इस बार कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। साइमा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सईद साहब उनका ये रवैया देखकर हैरान रह गए। वो काफ़ी देर सोचते रहे, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। चंद दिनों में ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई।
घर आकर सईद साहब ने फवाद और साइमा को बुलाया और कहा, बेटा मैंने सोचा है कि ज़मीन से जो पैसे आए हैं उनमें से 3 करोड़ तुम्हारे नए मकान के लिए दे दूंगा, बाकी मेरे पास रहेंगे। ये सुनकर फवाद फ़ौरन बोला, लेकिन अबू हमें तो मकान के लिए फ़र्नीचर, इंटीरियर और एक लग्जरी गाड़ी भी चाहिए, ये सब भी तो इसी रकम से होना था। सईद साहब बोले, बेटा मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया, ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, इनका क्या करना है ये फ़ैसला मुझे करने दो तो बेहतर होगा। इतने में वकास और निदा भी अंदर आ गया। आपने बुलाया अंकल जी? हाँ बेटा मैंने ही बुलाया, कुछ अहम बात करनी थी, आओ बैठो। सईद साहब ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। वकास बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, हर पल सिर्फ अपनी बेटी और घर वालों की खुशियों के लिए जिया, लेकिन अब मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर हूँ जहाँ आंखें धुंधला जाती हैं, मगर रिश्तों का झूठ और सच साफ दिखाई देने लगता है। मैंने ज़मीन बेचकर जो 5 करोड़ कमाए उनमें से 3 करोड़ फवाद और साइमा के मकान के लिए दिए, बाकी 2 करोड़ के बारे में भी मैंने फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला आखिरी है। ये सुनकर फवाद बेचैन हो गया और जल्दी से बोला, अबू लेकिन वो पैसे तो हमारे मुस्तकबिल के लिए हैं, अभी मकान के लिए बहुत से काम बाकी हैं। तभी सईद साहब ने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, फवाद मैं तुम्हारी ज़रूरतों को भी जानता हूँ और तुम्हारी नीयत को भी, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया, अब बाकी के पैसे मैं अपने पास रखूँगा। एक बाप आखिर कब तक अपनी बेटी के घर में रहेगा, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो साइमा बोली, लेकिन अबू आप गाँव में अकेले कैसे रहेंगे? नहीं बेटी मैं गाँव में नहीं रहूँगा, मैंने फ़ैसला किया है कि अब मैं वकास और निदा के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटा और बहू नहीं थे, मगर इन्होंने बेटे और बहू की तरह मेरी खिदमत की है। उनकी बात सुनकर वकास और निदा की आंखों में आंसू आ गए। सईद साहब ने अपनी बात जारी रखी, इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया उसके एहसान मैं पैसों से तो नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी मैंने तय किया है कि ज़मीन से आने वाले बाकी पैसों पर इन दोनों का ही हक होगा। अब ये लोग किसी किराए के मकान में नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे, और हाँ मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का ही हक होगा। जल्द ही मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। ये बात सुनकर वकास हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन इन सब के बीच पैसे को मत लाइए, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। फवाद की बात सुनकर सईद साहब का दिल खुशी से भर आया, मगर फिर भी वो अपने फैसले पर अटल रहे। फवाद और साइमा के चेहरे पर जैसे कालक सी फैल गई। उन्होंने मुखालफत करने की कोशिश की, मगर सईद साहब के सख्त लहजे ने उन्हें खामोश कर दिया। फवाद, साइमा, तुम लोग शायद ये समझ नहीं पाए कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। वकास ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और निदा ने एक बेटी की तरह मेरी देखभाल की। ये पैसे अब उनके हैं और इस पर कोई बहस नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया और सईद साहब वहाँ से उठकर अपना सामान पैक करने लगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सईद साहब ने जो फ़ैसला किया वो सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप हमारी कहानियाँ पाकिस्तान की किस शहर से सुन रहे हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए।